नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ा, किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए इन वीडियोस के साथ। चलते हैं हम मेवाड़ की धरा पर वापस, वीरों की धरती, मेवाड़ की धरती। और आज का हमारा टॉपिक है महाराणा संग्राम सिंह जी। इससे पहले हमने इनके पिताजी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह जी के एक कुंवर थे संग्राम सिंह जी और एक कुंवरी थी चंद्र कुंवर, जिसका विवाह हुआ था किससे? महाराजा सवाई जय सिंह जी से। सवाई जय सिंह जी वही जो 1727 में क्या बसाएंगे? जयपुर की स्थापना करेंगे। सवाई जय सिंह जी वही जो क्या करेंगे? जंतर मंतर बनाएंगे। और काफ़ी कंस्ट्रक्शन है जो जय सिंह जी के द्वारा किया गया है। उनका टाइम पीरियड जयपुर के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। तो वही सवाई जय सिंह जी अमर सिंह जी के दामाद थे, यानी कि जवाई थे। अब बात करते हैं संग्राम सिंह जी के बारे में। संग्राम सिंह जी का राज्याभिषेक हो रहा है। कब हो रहा है? 1710 में हो रहा है। देखिए, हमें पता है कि 1707 में औरंगजेब मर रहा है, यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद अब मुग़ल शासन भी उथल पुथल हो चुका है, उसका पतन होना भी शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर भी घड़ी घड़ी क्या होंगे? शासक बदलते रहेंगे। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग शासक यहाँ पर नहीं आएगा जो लंबे टाइम पीरियड तक मुगल्स के जो सत्ता है उनको खींच सके। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा? बार बार शासन चेंज होता रहेगा। हमें इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो संग्राम सिंह जी अब क्या कर रहे हैं? गद्दी पे विराज रहे हैं। और जब इनका राज्याभिषेक हो रहा है तो इस राज्याभिषेक के टाइम पीरियड में इनके आसपास कौन है वो देखिए। संग्राम सिंह के जो साइड में एक तरफ तो खड़े हैं दुर्गादास जी राठौड़ और एक तरफ खुद है सवाई जय सिंह जी। जो चंवर होता है ना वाइट कलर का, एक आपने देखा होगा, इस तरह के शो देखे हैं तो आसपास में वाइट कलर का हिलाते रहते हैं, उसे चंवर कहते हैं। तो वो करने का काम कौन कर रहे हैं? चंवर डुलाने का काम एक तो सवाई जय सिंह जी खुद कर रहे हैं और उसके अलावा कौन कर रहे हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ कर रहे हैं। ये देखिए मेवाड़ का राजवंश, ये सत्ता कितनी गौरवमयी है, आपको इसी बात से पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ है। इनके टाइम पीरियड में हमने देखा था कि बादशाह ने क्या किया था कि मांडलपुर और हुरडा ये परगने दिए थे किसको? रणबाज खान को। और इसके अलावा मांडलगढ़ किसको दिया था? नागौर के इंदर सिंह जी को दिया था। इंदर सिंह जी राठौड़ को जो मिला था वो उससे सेटिस्फाइड थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पास कोई चीज़ थी संभालने के लिए, वो संभाल रहे थे, राजस्व इकट्ठा कर रहे थे ना। लेकिन ये जो रणबाज खान था, रणबाज खान, इसको थोड़ा लालच आ गया था कि जब मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं इन सारी चीज़ों को हथिया ही लूँ। ये सोचकर उसने क्या किया? कब्जा करना चाहा किसके ऊपर? पूर्व मंडल और हुरडा के ऊपर। ये बात पता चली महाराणा संग्राम सिंह जी को, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह जी इस वक्त मुग़लों के साथ संधि में हैं, तो मुग़लों की बात मानना उनका एक तरह से कर्तव्य हो जाता है। और अगर कोई काम करना है तो वो अच्छे से करना है। ये मेवाड़ राजवंश की खासियत रही है। जब गुलामी स्वीकार नहीं की थी तो पूरा विद्रोह किया था, और अब जब दोस्ती कर ली है तो दोस्ती निभाएंगे भी अच्छे से। तो रणबाज खान की सेना को हराने के लिए, इस शाही फौज को हराने के लिए महाराणा संग्राम सिंह जी किसको भेज रहे हैं? रावत महासिंह जी को। आप ये पूरी डिटेल देखिएगा, ये सारी डिटेल इन्हीं के नेतृत्व में एक सेना भेज रहे हैं। तो रावत महासिंह जी सारंग देवोत हैं कानौड़ के, राव देवभान कोठारिया, राठौड़ सूरज सिंह जी, रावत सांगा देवगढ़ से, रावत देवी सिंह जी बेंगू से, रावत विक्रम सिंह जी महासिंह जी के भाई हैं, रावत मोहन सिंह जी मानावत। इस तरह से ये पूरी एक नेतृत्व की टुकड़ी भेजते हैं रणबाज खान के विरोध में। लड़ाई होती है और वैसे राजपूत दल जीतेगा, और रणबाज खां और उसका भाई कौन? नाहर खां, दोनों ही क्या करेंगे? मारे जाएंगे। ये दोनों यहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही राजपूतों में वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं कौन? महासिंह जी और दौलत सिंह जी। इसके अलावा घायल हो रहे हैं कौन? राठौड़ जय सिंह जी, सावन सिंह जी, कुंवर नाहर सिंह जी, जो महासिंह जी के पुत्र हैं। महाराणा इनके शौर्य से प्रसन्न होते हैं। महाराणा संग्राम सिंह जी रावत महासिंह के पुत्र यानी कि नाहर सिंह को कानौड़ देते हैं और उसके भाई सूरज सिंह को बाठड़रा देते हैं। इसके अलावा चुंडावत सावन सिंह जी को बम्बोरा महाराणा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से संग्राम सिंह जी राजपूत सरदारों का जो है मनोबल बढ़ाते हैं, उनको इस तरह से एक तरह फीडबैक प्रोवाइड करके एक सत्ता देना फीडबैक का काम करता है। ये पॉजिटिव फीडबैक है।
हम लोग तो किताबों से पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, लेकिन पहले के लोग तो अपने विवेक से काम करते थे और काफ़ी अच्छा काम करते थे। तो ये था महाराणा संग्राम सिंह जी के शासन को लेने के बाद की जो मुख्य घटनाएं थी वो इस तरह से थी। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं और घटती हैं। और ये जो भाणेज माधव सिंह जी हैं, जो जयपुर के राजा सवाई सिंह जी के भाणेज हैं, इनकी भी सेवा से महाराणा संग्राम सिंह जी बहुत प्रसन्न होते हैं और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इनकी चाकरी के एवज में उनको जागीर देते हैं। उसके साथ ही उदयपुर में 1000 सवार और 1000 पैदल साथी भी देते हैं और देश प्रदेशों में भ्रमण के लिए या जो भी अभियान भेजे जाएंगे उसके लिए उनको 3000 सवार और 3000 पैदल की नौकरी देने का करार भी देते हैं। तो इस तरह से महाराणा संग्राम सिंह जी जो हैं आसपास की जितनी भी रियासतें हैं उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि इस टाइम पीरियड में मुगलों का पतन होना शुरू होगा और क्या होगा, मराठों का उदय होगा। मराठा शक्ति की जो लौ छत्रपति शिवाजी ने जलाई थी उस लौ को बरकरार रखते हैं मराठा और मुगलों के पतन की ओर बढ़ते हैं। मराठों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुगलों के पतन की तरफ। लेकिन हमें पता है कि इस वक्त राजपूताना किसकी दोस्ती में है, मुगलों की दोस्ती में। तो ऑब्वियस है कि राजपूताने का काम इस वक्त क्या है, मराठों को रोकना। तो संग्राम सिंह जी यहाँ पे भी कदम उठाएंगे। इस पैराग्राफ में मैं आपको बता दूं कि ये बताया गया है कि अजीत सिंह जी, मारवाड़ के अजीत सिंह जी जो हैं, हमें पता है कि उनको महाराजा की जो गद्दी मिली थी उस गद्दी को दिलाने में सबसे बड़ा सहयोग रहा था राठौड़ दुर्गादास जी का, जिन्होंने एक तरह से अपनी जान की बाजी लगाई थी। यहाँ पे भी मारवाड़ की एक धाय है, गौरा धाय, जो अजीत सिंह जी की धाय थी, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा गया है। राठौड़ दुर्गादास जी और इस गौरा धाय की वजह से ही अजीत सिंह जी बच पाते हैं और उनको मारवाड़ की सत्ता वापस मिलती है, जिसमें पूरा सहयोग देते हैं कौन, उदयपुर के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि महाराणा अमर सिंह जी के टाइम पे देववारी समझौता हुआ था। तो उसी समझौते के तहत ही इनको एक तरह से मारवाड़ की गद्दी वापस मिली है। लेकिन उन्हीं दुर्गादास राठौड़ की सेवा को भूल जाते हैं अजीत सिंह जी और उसे अपने देश से निकाल देते हैं, यानी कि मारवाड़ से निकाल देते हैं। तब दुर्गादास जी आते हैं मेवाड़ में। एक ही राज्य है जो आपको पता है कि शरण देने का काम कर सकता है, तो वो आते हैं मेवाड़ में। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी उनको शरण देते हैं, ना सिर्फ शरण देते हैं बल्कि विजयपुर की जागीर भी देते हैं और उनको रामपुर का इंतज़ाम करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा अजीत सिंह जी के 2 पुत्र जो जयद्रथ सिंह जी के अंडर में इनके पास आते हैं, आनंद सिंह जी और राय सिंह जी, इनको भी संग्राम सिंह जी पूरा योगदान देते हैं। और ये देखिए आप, राय सिंह जी को मिलाकर एक उनको भी जागीर देते हैं, उनको पूरी तरह से सहयोग प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे मराठों के संघर्ष की। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी उसका, हालांकि यहाँ इतना बड़ा टॉपिक नहीं बनेगा, ये जगत सिंह जी में हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बात कर रही हूँ हुड्डा सम्मेलन की। हुड्डा सम्मेलन, ये जो हुड्डा सम्मेलन है, आप ये समझ लीजिए जो महाराणा सांगा के टाइम पीरियड में एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और मैंने आपको कहा था कि उस वक्त महाराणा संग्राम सिंह जी ने पूरे राजपूताने को एकत्रित किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी हुड्डा सम्मेलन में वापस पूरा राजपूताना एक साथ आएगा। किसके नेतृत्व में? संग्राम सिंह जी सेकंड के नेतृत्व में। पहला राणा सांगा के नेतृत्व में, यानी कि वही महाराणा संग्राम सिंह जी फर्स्ट के नेतृत्व में पूरा राजपूताना एक साथ होता है। और अब वापस महाराणा संग्राम सिंह जी के नेतृत्व में पूरा राजपूताना एक साथ वापस होगा। कहाँ पे? हुड्डा में। ये प्लानिंग होती है महाराणा संग्राम सिंह जी की, सबको एकत्रित करते हैं किसके अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए? फिलहाल मराठों के अगेंस्ट। मराठा शक्ति का जो उदय हो रहा है उस शक्ति को दबाने के लिए एक मौका था मेवाड़ी सरदारों के पास, एक मौका था राजपूत सरदारों के पास, राजपूत रियासत के पास, कि जो मुगलों के साथ हम इतने टाइम से चल रहे हैं अब वो चेन भी टूट जाए। मुगल भी अलग हो गए, वैसे भी उनका पतन हो चुका है, और दूसरा क्या हो, मराठों से भी हमें छुटकारा मिल जाए। इसके लिए ये सम्मेलन होना है। लेकिन सम्मेलन होने से पूर्व ही महाराणा संग्राम सिंह जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये सम्मेलन इसीलिए यहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सम्मेलन अब कब होगा? जगत सिंह जी के टाइम पीरियड में होगा। कब? 1734 में। 1734 में ही इनकी मृत्यु हो जा रही है।
और इनकी मृत्यु के बाद महाराणा जगत सिंह जी राजा बनेंगे और तब वापस क्या होगा, हुड्डा सम्मेलन होगा। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। उसके बाद हम हुड्डा सम्मेलन के बारे में जो बात करेंगे, हम जगत सिंह जी सेकंड के टाइम पीरियड में ही बात करेंगे। आज हम संग्राम सिंह जी को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा इनका जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, अगर आपको पता हो तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी है, काफ़ी फेमस जगह है। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था। उसके अलावा भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन है इनके हाथ में। ये देखिए, त्रिपोलिया जो मार्केट है उदयपुर का आज की डेट में, उस मार्केट का निर्माण हो, चौगान बनाना हो, दरी खाने हो, जग मंदिर के बाहर जो नहर है, जग मंदिर में जो नहर है वो नहर हो, जनाने खाने हो, दरी खाने बनवाना, इस तरह से छोटी छोटी होदियाँ बनवाना करना, ये सारे काम किसने किए हैं, महाराणा संग्राम सिंह जी ने किए हैं। तो महाराणा संग्राम सिंह जी का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने अच्छे से जानकारी प्रोवाइड की है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा महाराणा जगत सिंह जी पर। और इसी बीच में मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, मेवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि देबारी समझौते में महाराणा अमर सिंह जी ने सवाई जय सिंह जी से और अजीत सिंह जी से ये बात क्लियर कही थी कि अब मुग़ल राजपूत विवाह नहीं होंगे। ये उनकी सबसे पहली कंडीशन थी, क्योंकि मेवाड़ ने कभी अपनी किसी भी बेटी का ब्याह मुग़लों में नहीं करवाया है, यानी कि राजपूत मुग़ल विवाह उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो महाराणा अमर सिंह जी ने जब देबारी पैक्ट किया तो ये कंडीशन साफ साफ रखी थी अजीत सिंह जी के सामने और सवाई जय सिंह जी के सामने कि आप क्या करेंगे, अब कोई भी राजपूत मुग़ल विवाह नहीं होगा। दो कंडीशन वहाँ रखी गई थी, एक जय सिंह जी के सामने रखी गई थी, एक अजीत सिंह जी के सामने, लेकिन दोनों तरफ कंडीशन टूटेगी। आप देखिए, जय सिंह जी के सामने तो कंडीशन अमर सिंह जी ने ये रखी थी कि उनकी जो पुत्री है उसका विवाह जय सिंह जी से करवाया था। उन्होंने बोला था कि इनके संबंध से जो पुत्र होगा वही क्या होगा, जयपुर का राजा बनेगा। जय सिंह जी ने उस बात को नहीं माना है। मैंने आपको पहले ही बताया, ईश्वर सिंह जी को वो राजा बनाएंगे और माधो सिंह जी के लिए माधोपुर बसाया जाएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अजीत सिंह जी जो है उनकी एक पुत्री होगी इंद्र कुमारी। इस इंद्र कुमारी का विवाह ये किससे करेंगे, फर्रुखशियार से करेंगे, जो मुग़ल शासक होगा, यानी कि जो बहादुर शाह है उसके बाद जो शासक बनेगा वो फर्रुखशियार बनेगा। और ये राजपूत मुग़ल आखिरी विवाह होगा। इसके बाद कोई भी राजपूत मुग़ल विवाह नहीं होता। ये आखिरी विवाह है जो अजीत सिंह जी करवाएंगे। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ, फर्रुखशियार के साथ करेंगे। फर्रुखशियार वही है जो ब्रिटिशर्स के मुंह में एक दाना डालेगा और ब्रिटिशर्स को ये आभास हो जाएगा कि इन लोगों को गुलाम बनाना आसान है। 1714 में फर्रुखशियार ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता करता है। इस समझौते के अंतर्गत वो बंगाल के 13 गांव ब्रिटिशर्स को दे देता है और उसके बदले में 3000 रुपये उसकी एक वार्षिक आय तय हो जाती है। और जब ये सिस्टम हो जाता है तो ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि इस तरह से हम काफ़ी जगहों पर अपना राज स्थापित कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से आज की डेट में हम जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे चीज़ दे देना और सालाना उसका रुपया ले लेना, यही किया था फर्रुखशियार ने ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स को एक रास्ता दे दिया था फर्रुखशियार ने 1714 में कि आप हिंदुस्तान में आराम से आ सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।